बच्चों गुड मॉर्निंग। आज तो हम भी लेट हो ही गए है ना। तुम लोगों ने नजर लगा दी आज। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। नॉर्मली अब मैं नहीं होता हूँ, लेकिन आज तो मैं भी 3 4 5 मिनट लेट हो ही गया। तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो इट इज रेनिंग टू हैवीली इन कोटा। मतलब अच्छे वाले जिसे कहते हैं ना, फास्ट मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं ना। तो इट्स इट्स रेनिंग हैविली हियर। तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज भी हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, पावर कट के इश्यूज हैं। तो लेट हो ही गए। तो कैसे हैं आप लोग सब, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट से। लेट्स स्टार्ट। जल्दी से गुड मॉर्निंग अक्षत। तो आज आप लोग टाइम से आओगे? आज तो आप टाइम से ही आए होगे पक्के से क्योंकि आज मैं लेट हुआ हूं ना, तो आप लोगों को टाइम से आना ही था। तो चलिए, आज हम अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अक्षत, क्या पढ़ने वाले हैं? अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मुझे बताइए जल्दी से बेटा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें आज पहले। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आज पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बस यही दो चीजें बाकी हैं। तो मैक्सिमम हाफ एन आवर का काम है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। एल्विना जल्दी से बताइए। डेली आप लोग लेट होते हैं, आज मैं लेट हो गया। तो चलिए, ये वो 99.999 बोलता रहता हूँ ना मैं, तो ये 0.111% वाला केस है कि इंटरनेट काम ना करे, बारिश हो रही हो, आंधी आ रखी हो, तो उसमें थोड़ा इशू होगा कभी कभार। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? पहले तो आप बताइए मुझे। पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें आप। जल्दी 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 से। दीक्षा बोल रही है कि सर वी वर ऑन टाइम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप टाइम पे थे, डेली टाइम पे ही आइए। कभी कभार इंटरनेट की वजह से ऐसा होगा, मेरे साथ कभी कभार ऐसा हुआ। इंटरनेट भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। इट माइट नॉट बी इंटरनेट ऑल द टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा, वो बहानेबाजी होती है। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, जल्दी से मुझे बताएं। प्रैक्टिस की जाए पहले, क्योंकि हमने थ्योरी तो बहुत पढ़ ली है। तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। दीक्षा, क्या कहते हो आप? जल्दी से मुझे बताएंगे। वंदना, अलवीना कौसर, इसके अलावा अक्षत शर्मा। शर्मा जी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल हूं बिल्कुल। चलिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जी, बोलो 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 भाई, फटाफट से बोलिए, फटाफट से बोलिए कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दो, फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर आप लोग रेडी हैं? मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं पहले थोड़ा। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, ये सारी चीजें आज। दिस चैप्टर विल एंड टुडे। तो याद रखिएगा, दिस चैप्टर विल एंड टुडे। इसके बाद कल एनसीईआरटी की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा इसमें, और पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो कल एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करेंगे अपन। तो शुरू करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन relative to that of वाटर इज, बताइए जल्दी से, कितना होगा? 1 मोल ऑफ, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 1 मोल ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज डिजॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर, बताइए कितना हो जाएगा? रिलेटिव पूछा है आपसे। ये रहा आप लोगों के लिए सारा डेटा दिया गया है। 1 मिनट का यहां पर आपके सामने पोल है। तो बेटा 1 मिनट के पोल में आप जल्दी से जवाब देंगे मुझे। शुरुआत सुबह की इसी से कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जरा एक बार, आप ध्यान से देखो। 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमें दिया गया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या दिया गया है? 1 मोल। 1 मोल of non-volatile solute is dissolved in 2 moles of water. Vapor pressure of solution relative to that of water is, बताइए कितना हो जाएगा? 2/3, 1/3, 1/2, 3/2। तो 4 ऑप्शंस हैं।
टाइम इज गोइंग ऑन। बच्चों ये टाइमर आपके सामने है, आपके पास 30 सेकेंड से कम बचा है, 29 सेकेंड्स आर लेफ्ट। चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब देगा। वंदना सोच लीजिए पहले, जवाब देने से पहले, इट माइट बी रॉन्ग आंसर, यू आर बीइंग गिवन अनदर चांस। कोई आप में से जवाब दे पाया क्या? 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने की हमें प्रैक्टिस ही नहीं होती है। यहां पर देखिएगा हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PS इज इक्वल टू आ जाएगा P0 वाटर इंटू X वाटर, ये आ जाएगा हमारे पास P0 वाटर इंटू X वाटर। तो हमें क्या पूछा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, तो PS अपॉन P0 H2O पूछा गया है, that will be equal to X water यानी 2 upon 1 plus 2, that is 2/3। क्लियर है? तो A is the right answer। आप में से किसी ने A जवाब दिया है क्या? तो ये बच्चों इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, लेकिन समझने वाला फंडा था सिर्फ। इसमें क्या था? सिर्फ समझने वाला फंडा था और कुछ नहीं था। आप मुझे बताइए जल्दी से, देखो डेटा सारा दिया गया है, आपको पूछा था PS अपॉन P0 H2O कितना होगा, सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पर गिवन था। डेटा गिवन होने के बावजूद भी बच्चे इसमें गलती करेंगे, तो एक बार मुझे जल्दी से बताएं कि सर बात बिल्कुल क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर बेटा? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, हम पुनर्प्रस्थान कर जाएंगे जी। जल्दी 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 से आप मुझे बताएं कि सर बात बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, 2/3। तो यहां पर देखिएगा अलविना बात क्लियर है, वंदना 2/3 नहीं, आपने 3/2 दे दिया था, आंसर 2/3 है। थोड़ा सा गलती थी बस, थोड़ा सा नहीं, गलती तो गलती है, -1 है उसके लिए, बाकी ने जवाब दिया ही नहीं था तो बाकी के लिए तो क्या ही बात करेंगे। चलिए अक्षत के बाद नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। एक और अक्षत ने सही जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, चाहो तो छोड़ दो अभी के लिए, इज, लेकिन करेंगे कोई बात नहीं है। इज 300 कितना 7.65 ATM at 310 Kelvin, the aqueous solution of glucose that will be isotonic with blood is, बताइए जल्दी से कितने % बाय वॉल्यूम हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन, आपको समझ में आया ये? शर्मा जल्दी से बताइए, दीक्षा डांडा, वंदना गुप्ता, आप सब बताएं मुझे फटाफट से। कावेरी अग्रवाल, सुयश, वैश, सारे के सारे, अक्षय शर्मा, प्रवीण शर्मा, एनीबडी, किसी को इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा एक बार। 1 मिनट है आपके पास। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए बच्चों याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स बराबर हो जाते हैं, मतलब पाई1 बराबर पाई2 रख दोगे आप, तो पाई1 बराबर पाई2 रख दीजिए। बताइए मुझे इसमें आंसर क्या आएगा? पाई1 बराबर पाई2 रख के आंसर क्या आएगा? पाई1 बराबर पाई2 रख के आंसर क्या आएगा? पाई1 बराबर पाई2 रख के आंसर क्या आएगा, ये बताइए जल्दी से। बहुत आसान है क्वेश्चन, आप जवाब नहीं देते, देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? पाई1 बराबर पाई2 कर लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्लड है,
तो ब्लड के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1RT, I1 C1RT इज इक्वल टू हो जाएगा I2 C2RT। ये हमें पढ़ना है, RT से RT कैंसिल, I1 से I2 कैंसिल, क्योंकि I1 बराबर I2 बराबर 1 है। ग्लूकोज के लिए भी ब्लड के लिए भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 बराबर C2 हो जाएगा। तो हमें 760 एटमॉस ये हमें दिया हुआ है। तो यहां से देखो जरा एक बार कितना दिया हुआ है, आइसोटोनिक, तो C2 निकालना है सबसे पहले। तो इसका मतलब हमारे पास C1 बराबर C2, तो रख लो जरा एक बार, C2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हमें निकालना पड़ेगा C2 कितना हो जाएगा, C2 विल बी इक्वल टू पाई2 अपॉन RT। पाई2 कितना है, 7.65 ATM अपॉन RT। RT कितना है हमारे पास, R कितना है बच्चे, R है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रखना है 0.0821 इंटू T कितना है 23, 20 T कितना है हमारे पास 310, T कितना है 310। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास C2 आ जाएगा। C2 हमारे पास कितना आ गया बच्चे, C2 हमारे पास, अब देखो परसेंट मास बाय वॉल्यूम आ रहा है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम हमने निकालना है। तो निकालिए जरा एक बार, जल्दी 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 से, किसी का आंसर आया हो तो बताइएगा। देखो मजेदार क्वेश्चन है ये। अलविना जवाब तो दीजिए, आप लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा बच्चे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा 7.65 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे हमारे पास इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.63 तो एक ही हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अगर 310 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.821 हो जाएगा, 24.63 तो 25 के आसपास ये आ जाएगा हमारे पास। 25 पॉइंट जोड़ लेते हैं जरा इसे एक बार, 24.63 और 0.821 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 25.45, ये आ गया। इससे हमने इसे उड़ा दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से इंटू 10 टू द पावर -1 कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा 0.3। 0.3 इज C2 इज 0.3 ग्राम, ये आ जाएगा मोल्स पर लीटर। हमें क्या चाहिए, मोल्स पर लीटर, यानी एक मोल में इतने लीटर हैं। तो 100 ml में कितने हो जाएंगे, 100 ml में ग्लूकोज के कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो मास परसेंट पूछा है आपसे, तो मास परसेंट हमारे पास कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 10 इंटू परसेंट W बाई V, परसेंट W बाई V। तो हमारे पास, हमें पता है परसेंट W बाई V ये होता है, और हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ अपॉन MB। स्ट्रेंथ की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 10 इंटू परसेंट मास बाय वॉल्यूम और अपॉन MB कितना है ग्लूकोज का 180 हमने यहां पर रख दिया है, ये आ गया है हमारे पास M। दिस इज इक्वल टू 0.3, तो हमारे पास परसेंट W बाई V इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 54, इसको इसमें मल्टीप्लाई 54 अपॉन 10 तो कितना आ जाएगा 5.4%, है ना मजेदार। तो एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, 5.41 इज द राइट आंसर। तो आपको अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा से कराऊं, ये एक बार अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से इसे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद करेंगे। मजेदार क्वेश्चन के नहीं, जल्दी से बताइए। अक्षत आप जवाब दे रहे हैं तो आपके लिए, अलविना कौसर आप भी जवाब दीजिए, वंदना गुप्ता ने जवाब नहीं दिया है इस बार, तो आप भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप मुझे जल्दी 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 से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। जी क्लियर बिल्कुल, या दोबारा बताना है एक बार, हाँ या ना। फटाफट से आप लोग इंटरेक्ट कीजिए क्लास के अंदर, इंटरेक्शन इज एसेंशियल। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो सारी चीजें आपको कराने के बाद चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। बस ये वाली चीज यूज करनी थी यहाँ पे, मोलैरिटी निकालने के बाद परसेंट मास बाय वॉल्यूम निकालना था, 5.4 आ जाएगा। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देखो ये क्वेश्चन तो आपको मैंने कराया है, अगर आपने सारे लेक्चर सबने अटेंड किए हैं तो आप ये कर पाओगे। पढ़ो जरा इसे।
ड्राई एयर, तो ऑस्टवाल्ड आ गया। ड्राई एयर का नाम लेते ही, इज पास सक्सेसिवली थ्रू सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन थ्रू प्योर सॉल्वेंट। द लॉस इन द वेट ऑफ सॉल्यूशन वाज इतना एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाज इतना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताइए कितना हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस यूज कर लोगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है ऑफ सॉल्यूट, बताइए कितना हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आप लोग सारे के सारे बताएं। योर टाइम हैज बिगन, आपका वक्त अब से स्टार्ट होता है बच्चों। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद 100% हार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करें। तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिए फटाफट से, ताकि हम आगे बढ़ जाएं बच्चों। अब 2025 के लिए द बिगुल हैज बिगिन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं भाई नहीं, चीजों में गड़बड़ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, चीजों में गड़बड़ है। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें W1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.5, विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PS। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, PS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरे में आ जाइए, हमें W2 0.04 P नॉट माइनस PS, हमें पता है P नॉट माइनस PS अपॉन PS, दैट विल बी इक्वल टू WB ओवर MB इंटू, ये निकालना है, इंटू WA इंटू MA। ये हमें पता है विच इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा ये, दिस अपॉन दिस किया है आपने, तो 0.04 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 2.5। ये आ गया हमारे पास। MB हमने निकालना है, तो बताइए जरा एक बार MB कैसे आ जाएगा। ये कहां से आया बच्चों, मालूम है ना, ये ऑप्शन ए। चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन ए ही आएगा क्या। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें देखो WB पूछा गया है, WB हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है WB, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 5 दिया हुआ है। WB हमें 180 ग्राम ऑफ वाटर, MB हमें पता है पूछा गया है, WA हमें दिया गया है 180, MA हमें पता है कितना है 18। वैल्यू पुट करो, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.04 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू WB 5 अपॉन MB इंटू WA कितना है 180 इंटू 18। ये आ गया हमारे पास 10 की इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.4 अपॉन 2.5। दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन MB। यहां से हमारे पास MB की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, MB की वैल्यू निकालोगे तो 5 इंटू 2.5 अपॉन 0.4। यहां से देखो ये कट गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बच्चे कितना, अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा 125/4। 125/4 मतलब 31.5, तो यहां से आंसर आ जाएगा 31.25। 31.25, दिस इज द आंसर ए। तो ये समझ में आया ना, ये कहां से आया, दिस इज ऑस्टवाल्ड। ये कौन सा है बच्चों, ऑस्टवाल्ड वैकर प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड वैकर मेथड। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपकी क्लास में, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आर यू देयर, एक बार फिर से, अलविना आप क्लास में हैं,
क्योंकि ए गुड मॉर्निंग के बाद ए के आपका कोई जवाब नहीं आया है। आप भी जवाब दीजिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है बेटा तो पूछेंगे ना आप। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछेंगे मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया है। देखिए, अगर प्रथम इसे सॉल्व कर सकता है, वन्ना सॉल्व कर सकती है, दीक्षा सॉल्व कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी वो टैलेंट है कि आप सॉल्व करें, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं कोई यहां तक पहुंचता। उसके लिए एक अंदर से जील, एक अंदर से होना जरूरी है कि भाई हाँ मुझे कुछ करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, a solution containing 8.6 gram of urea in 1 liter was found to be isotonic। बेटा पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ना एक बार वापस से इन क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी। हम पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, वापस से इन क्वेश्चंस पे आएंगे। तो थ्योरी में मैंने कल आप लोगों को बताया था डेल टीएफ हम कर चुके हैं। डेल टीएफ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, मोलैलिटी इंटू केएफ, आई इंटू मोलैलिटी इंटू केएफ, ये हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे थोड़ा सा साफ साफ लिख लेता हूं, ये अंट शंट नहीं लिखेंगे, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। चलिए, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो जरा एक बार देखिएगा। सबसे पहले आप मुझे, आपको एक नई बात पता चलेगी, ये श्योर है। यहां पर देखो प्रवीण, आप भी ध्यान दीजिएगा। यहां पे देबोलिना नहीं एल्विना, देबोलिना नहीं एल्विना, एल्विना यहां पर देखिएगा, ये हमने इसको बंद कर दिया है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर इसे हटा लेते हैं। आप प्लीज नोट कीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास ये एक कंटेनर है। These two containers have been separated by a semi permeable membrane। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर लगा दी गई है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर लगा दी गई है। यहां पर भी क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ में यहां पर हमने क्या किया है बच्चे, एक पिस्टन लगा दिया है। यहां पर भी एक पिस्टन लगा सकते हो आप, और यहां पर भी एक पिस्टन लगा दिया हमने। यहां पर भी हमने एक पिस्टन लगा दिया, इनको हमने सेपरेट कर दिया। पिस्टन लगाने की अभी जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहां पर दूसरा सॉल्यूशन भरा हुआ है, दो सॉल्यूशन है। यहां पर हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन 1 है, और यहां पर हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन क्या है 2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। हमें क्या दे दिया है, C2 ग्रेटर देन C1, दिस इज गिवन। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जरा एक बार, यहीं पर आप लोगों के सामने ही है। यहां पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है। दो सॉल्यूशंस को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर हमने क्या किया है, एक क्या भर दिया है, प्योर सॉल्वेंट। यहां पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट, और यहां पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है। हमें साफ साफ पता है C2 विल बी ग्रेटर देन C1। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, बताइए जरा एक बार। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, बायो वाले बच्चों से अच्छा और कौन जानता होगा। स्किन अनियन वाली जो मेम्ब्रेन्स होती है, अनियन वाली वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने देखी होगी। एग की शेल के नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अंगूर का जो आप छिलका जानते हो, ग्रेप्स के ऊपर का जो कवर होता है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ढेर सारी हैं, स्किन भी लगभग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करती है। तो यहां पर अब अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, अ मेम्ब्रेन। यहां पे याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या होती है, अ मेम्ब्रेन दैट अलाउज, क्या अलाउ करती है बच्चे जल्दी से बोलिएगा, दैट अलाउज द
PASSAGE, passage of solvent particles, solvent only that allows the passage of only solvent particles through it, याद रखिएगा, through it is called सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट इधर से इधर सॉल्वेंट मूव करेगा, इधर से इधर सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं कर पाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज सेमी। बिल्कुल सही बात है, ओनली सम मटेरियल्स कैन पास थ्रू। हाँ, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, छोटा मूव कर पाएगा यहां के लिए, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा। याद रखना है, सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट अक्रॉस मूव नहीं कर पाएगा। अब देखो, अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहां पर हमारे पास, बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास सबसे पहले देखो, मैंने मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूट, यहां पर क्या है, यहां पर सॉल्यूट ए है, और यहां पर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, यहां पर हमारे पास सॉल्यूट बी है, ठीक है ना। जब ए प्लस बी दोनों आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनता है, ए बी बनता है, जो कि ब्लू कलर का है। जो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। यहां पर देखिएगा, जब हमारे पास ए बी बनता है तो ये ब्लू कलर का है। तो मुझे बताओ कि ब्लू कलर किस साइड में बनेगा, ब्लू कलर किस साइड में बनेगा, फर्स्ट की साइड में बनेगा कि सेकंड की साइड में बनेगा ब्लू कलर। एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि जो ब्लू कलर बनने वाला है वो किस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा या इस साइड में बनेगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले ये समझो, वरना तो आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ऑस्मोसिस से पहले भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझिएगा आप लोग। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। किसके बारे में बात करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम। एसपीएम क्या होती है, जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे। अब हमारे पास इसको भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एसपीएम लगा दिया गया है। यहां पर हमें क्या दे दिया गया है बच्चे, यहां पर हमें दे दिया गया है K4FeCN6, यहां पर क्या दे दिया गया है FeCl3, और यहां पर दे दिया गया है K4FeCN6, FeCN6 दोनों मिलते हैं। FeCl3 के साथ में अगर K4FeCN6 मिल जाए, FeCN6 ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, FeCN6 होल थ्राइस, ये बन जाता है। दिस इज ब्लू कलर, ये क्या है, ब्लू कलर का बन रहा है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है C2। तो बताओ किस साइड में कलर बनेगा, विच साइड द कंपाउंड ब्लू कलर विल बी ऑब्जर्व्ड। आपसे पूछा गया, बताओ विच साइड ब्लू कलर विल बी ऑब्जर्व्ड, विच साइड ब्लू कलर विल बी ऑब्जर्व्ड, ब्लू कलर विल बी ऑब्जर्व्ड, कलर विल बी ऑब्जर्व्ड, विल बी ऑब्जर्व्ड। बताइए किस साइड ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व्ड। ये रहा आपके सामने, जल्दी से आप पहले सोचो, मैं यहां पे आपको सोचना सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोस्टली सॉल्वेंट इज अलाउड, हाँ हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताइए इसमें ब्लू कलर किस साइड में बनेगा, इसे ब्लू बोल देते हैं। बताइए इसमें ब्लू कलर किस साइड बनेगा, अगर ए, यहाँ पे सॉल्यूट ए है, यहाँ पे सॉल्यूट, यहाँ बी है, यहाँ ए है, दोनों मिलेंगे तो ए बी बनेगा जो कि ब्लू कलर का है। अब आपसे पूछा है, एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो आप मुझे बताइए जल्दी से ब्लू कलर किस साइड में बनेगा। तो नो रिएक्शन, तो यहां पे याद रखिएगा नो पैसेज ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आप जवाब दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नो ब्लू कलर, कोई ब्लू कलर नहीं बनेगा, कलरेशन, नो ब्लू कलरेशन। क्यों, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता। व्हाई, बिकॉज सॉल्यूट कैन नॉट मूव, सॉल्वेंट मूव करेगा, यहां से इधर और इधर से इधर। ये कौन मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, दोनों तरफ मूव करता है। याद रखना है, सॉल्वेंट मूव करता है, दोनों तरफ मूव करता है, तो लो से हाई भी मूव करता है और हाई से लो भी। लेकिन जो नेट मूवमेंट होती है वो क्या होती है, नेट मूवमेंट क्या हो जाती है, लो टू हाई हो जाती है।
सॉल्वेंट की लो टू हाई नेट मूवमेंट हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर अब हमारे पास ऑस्मोसिस, तो हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो समझ में आ गया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, आर्टिफिशियल भी होती हैं, ये नॉर्मल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे इसके आगे की। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमें समझ में आ गई कि सर क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हमें ये भी पता चल गया कि ये नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। किसकी बात करेंगे, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में यहां पे याद रखिएगा, व्हेन two solutions when two solutions are separated by a semi-permeable membrane, solvent particles move across SPM from both sides. But net movement is observed from high pressure region, हाई प्रेशर रीजन मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन, दिस spontaneous movement, SPONTANEOUS, spontaneous movement is called osmosis. इसे osmosis कहते हैं, is called osmosis. This spontaneous movement is called osmosis. आपको पूरी डिटेल में लिखाया है ताकि आप फंसे नहीं इसमें। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। तो आधे बच्चों को यह मालूम नहीं होता है कि ऑस्मोसिस होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से नहीं। ये बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए क्या करता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागते हैं पार्टिकल्स। तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसे होता है, बाय डेफिनेशन देखिएगा, ये हमारे पास एक डब्बा है, यहां पर हमारे पास एक डब्बा है। आप ध्यान से देखो, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो मुझे सूचित करना कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। यहां पे हमने क्या लगा दिया, वापस वही एसपीएम लगा दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर हमने क्या किया है, एक तरफ पार्टिकल भर दिए, एक तरफ हमने क्या कर दिया है बच्चों, यहां पे एक सॉल्यूशन ले लिया है हमने, सॉल्यूशन 1, यहां पे हमने दूसरा सॉल्यूशन ले लिया है, सॉल्यूशन 2। आप याद रखिएगा दोनों में सॉल्वेंट सेम हो तो ही बात बनेगी। तो यहां पे देखिएगा, ये मैंने ले लिया है सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 लिया है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहां पे C2 है। अगर हमारे पास C2 ग्रेटर देन C1 है तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर, और यहां पे क्या हो जाएगा, हाई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, यहां पे वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P1 है, यहां पे वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P2 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जब तक P1 P2 के बराबर ना हो जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर कितने मूव कर रहे हैं, इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल 2 मूव कर रहे हैं। सपोज सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर कितने मूव करेंगे, 10 करेंगे या 5 करेंगे, ज्यादा करेंगे थोड़ा, इधर से इधर क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा मूव कर रहे हैं। कितने मूव कर रहे हैं, देखो 5, इधर से 2 मूव कर रहे हैं। तो नेट मूवमेंट क्या हो जाएगी, नेट सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, ये कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा।
तो सॉल्वेंट विल मूव अंटिल द प्रेशर्स आर सेम, टिल द प्रेशर्स आर सेम, सॉल्वेंट मूव करना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट, पहली बात याद रखिएगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम बोथ साइड्स, मूव फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, साइड्स, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखनी है, नेट मूवमेंट क्या होती है हमारे पास, नेट मूवमेंट क्या होती है बच्चे जल्दी से बोलिए, नेट मूवमेंट क्या होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी, लो प्रेशर की तरफ होगी, नेट मूवमेंट ये होगी। तो याद रखना है दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, तो इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं, याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसे ही ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। याद रखना है स्टॉप्स, कब स्टॉप्स हो जाता है, वंस इक्विलिब्रियम ऑफ प्रेशर, वंस प्रेशर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, प्रेशर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, प्रेशर इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेन हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। तो अभी तक की मेरी बातें आपको अगर 100% क्लियर है कि ऑस्मोसिस क्यों होता है, ऑस्मोसिस हम ये डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड दे स्टार्ट मूविंग, अरे उन्हें कुत्ते ने काटा है कि मूव करेंगे, कुछ तो लॉजिक होगा ना मूव करने का, प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, प्रेशर का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे कोलिजन ज्यादा है यहाँ पे कोलिजन कम है, तो क्या होगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो जाए यानी इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, तब तक ये लगातार सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर ज्यादा मूव करेंगे, इधर 2 आएंगे इधर 5 जाएंगे, तो धीरे 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 इधर का डाइल्यूशन क्या होता जाएगा, बराबर होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों तरफ वेपर प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी सेम हो जाएगा, तो उस टाइम पे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आप लोगों को पता चल गया है। अब ऑस्मोसिस के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्लियर है ना, आपको देखो लॉजिकली चलना है, जब लॉजिक होते हैं ना तो रिटेन होता है, रिटेंशन होती है, अभी फिलहाल क्या है हमारे पास लॉजिक्स नहीं है, इस वजह से रिटेंशन का थोड़ा सा इश्यू रहता है, लॉजिक्स अगर हमारे पास रहेंगे तो रिटेंशन का इश्यू नहीं होगा, क्लियर है ना बिल्कुल, क्यों हो रहा है ये इधर से इधर क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो पार्टिकल इधर कोलाइड ज्यादा करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे तो ज्यादा पास करेंगे, ठीक है ना, इट इज ऑल अबाउट कोलिजन्स, इधर कोलाइड कम कर रहे हैं तो कम पास करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों तरफ, ये बात श्योर है, लो टू हाई ज्यादा करेंगे, हाई टू लो कम करेंगे, तो जब तक के इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए ये सिलसिला चलता रहेगा और इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, 100% क्लियर। अब हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस के आगे, अब यहां पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं जरा एक बार, सभी के सभी लोग बताएंगे मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, द प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर टू बी अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा ये हमारे पास सबसे पहला ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पे ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, याद रखिएगा दी एक्सटर्नल प्रेशर, EXTERNAL, external pressure, the external pressure to be applied, external pressure applied to stop osmosis, to stop osmosis, to stop osmosis, osmosis को रोकने के लिए, osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, याद रखिएगा is called osmotic pressure, उसे osmotic pressure कहते हैं, is called osmotic pressure, is called osmotic, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इन अ कैपिलरी सिस्टम, सिर्फ कैपिलरी के लिए लगाएंगे, कभी आप इसे किसी डब्बे के लिए किसी कॉलम के लिए लगा दो गलत हो जाएगा,
सिर्फ कैपिलरी के केस में लगेगा, याद रखेंगे। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन केस ऑफ कैपिलरी ओनली, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर in case of capillaries only, case of capillaries only. Developed due to DEVELOPED, developed due to osmosis, due to osmosis, osmosis की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, the hydrostatic pressure developed due to osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure. उसे क्या कहते हैं? osmotic pressure कहते हैं, is called osmotic pressure. The hydrostatic pressure developed due to osmosis is called osmotic pressure. Hydrostatic pressure developed due to osmosis is called osmotic pressure. मेरी बात अगर समझ में आ तो चलो मुझे बता। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे देखिएगा जरा एक बार बच्चे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी मैं आपको दिखा ही रहा हूं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक कैपिलरी लगा दी, एक छोटी सी कैपिलरी लगा दी, बंद कर दी, ऊपर से इसे बंद कर दिया है। यहां पे मैंने एक कैपिलरी लगा के उसे ऊपर से बंद कर दिया है। क्लियर है बात? बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर देखिएगा, आपको समझाना मेरी प्रॉब्लम है, आप क्यों टेंशन लेते हो, जल्दी पहले पूछ लेते हो थोड़ा सा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक सॉल्वेंट है, यहां पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। यहां पे क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे इधर से इधर, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे इधर से इधर, मूव करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया। रेड से कर लेते हैं, सपोज यहां तक कैपिलरी राइज हो गया, ये कैपिलरी कितना राइज हो गया, यहां तक कैपिलरी राइज हो गया, कितना राइज हो गया, एच हाइट में कैपिलरी राइज हो गया, कितना हो गया, एच हाइट में कैपिलरी राइज हो गया। तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक यानी प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड हो जाए, प्रेशर मतलब उसकी वजह से जो प्रेशर हो। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच रो जी या एच डी जी। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यही ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो इस फ्लूइड कॉलम का प्रेशर है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। ये किसकी वजह से है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, याद रखिएगा FLUID, फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो मुझे जल्दी से बताओ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात अगर आपको समझ में आई हो, यस बेटा। जब वाटर जब स्टैटिक हो जाएगा, जब वाटर रुक जाएगा, यानी वाटर का ये जो लेवल है जब रुक जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो मतलब वाटर का लेवल, स्टैटिक मतलब फिक्स हो जाए, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा, अगर वो वाटर का लेवल लगातार मूव कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर अभी लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर अभी इक्विलिब्रियम इज येट टू बी अटेन्ड। आपको बात दिमाग में क्लिक की कि नहीं की, बताइए मुझे जल्दी से कि सर बात दिमाग में क्लिक कर गई। तो यहां पर देखिएगा, अभी जब तक वाटर स्टैटिक नहीं है, भाई जब तक वाटर स्टैटिक नहीं है तब तक आप नहीं बोल सकते ना कि ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, क्योंकि वाटर तो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी मान लूं, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी मान लूं, तो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला ही सॉल्यूशन लेना है। तो याद रखिएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात याद रखिएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे,
तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। यहां से हमारे पास पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई भी आ जाएगा, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई सी आर टी। पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई सी आर टी। तो नोट कीजिएगा यहां पे कोलिजन्स की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो पाई बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो पाई बढ़ेगा, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ICRT। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। तो आप याद रखिएगा फ्लूइड कॉलम की वजह से कब लगाएंगे, फ्लूइड कॉलम की वजह से सिर्फ कैपिलरी पे ही लगाएंगे, ये बात याद रखिएगा, फ्लूइड कॉलम की वजह से सिर्फ कैपिलरी पे ही लगाएंगे, बाकी जगह मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड कॉलम की वजह से सिर्फ कैपिलरी पे ही लगाएंगे, बाकी जगह मत लगा देना, गलत हो जाएगा। अगर आपको बात ये क्लियर है, बताओ जल्दी से। कि सर बात बिल्कुल क्लियर है, 100% हमें चीजें समझ में आ गई हैं, समझ में आ गया है, तो बस यही चीज चाहिए होती है और क्या है। तो पाई इज इक्वल टू ICRT। तो याद रखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड कर जाता है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, हैंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन ये है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई 1। दूसरा सॉल्यूशन ये है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, हमने मान लिया पाई 2। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए, ये 1 है ये 2 है, सेकंड है, अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, बताइए जरा एक बार, वंदना, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए तो क्या आ जाएगा, यस, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा। इस केस में याद रखिएगा 1 इज हाइपरटोनिक, क्या बोलेंगे इसे, हाइपरटोनिक, एंड 2 इज हाइपोटोनिक। 2 क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। याद रखना है, ये पहला केस है। दूसरे केस में देखिएगा, अगर पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाए तो इस केस में 1 एंड 2 आर आइसोटोनिक, आर आइसोटोनिक, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। 1 एंड 2 आर आइसोटोनिक, ये बात याद रखिएगा, 1 एंड 2 आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक में I1C1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू I2C2। याद रखिएगा सेम टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे I1C1 इज इक्वल टू I2C2 हो जाता है। किसके लिए हो जाता है ये तब होता है जब हमारे पास दो सॉल्यूशन हमें दे दिए जाए। अब देखो जरा एक बार बच्चे, बड़ा मजेदार चीज है ये, आपने याद रखना है। देखो ये छोटी छोटी चीजें, आपको अभी तो और आगे जाना है। अब नेक्स्ट पे आ जाइएगा जरा एक बार, अगर हमें दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, अगर एक ही सॉल्यूशन के अंदर व्हेन मोर देन वन solutes are present, solutes are present, अगर एक से ज्यादा solute present हो तो क्या होगा, उस केस में याद रखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई सॉल्यूशन, हमारे पास पाई सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, C1। ध्यान से देखिएगा पाई 1, ये प्लीज नोट कीजिएगा, पाई सॉल्यूशन या पाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट में, और यहां पे क्या आ जाएगा, RT। तो नोट कर लीजिएगा, सपोज हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक ही सॉल्यूशन के अंदर
एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास, सपोज हमने क्या मान लिया है, यहां पर हमारे पास वाटर है, यहां पर हमारे पास क्या है, प्योर वाटर। यहां पे हमारे पास क्या है बच्चे, प्योर वाटर है। यहां पे प्योर वाटर है और यहां पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सपोज हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर यूरिया भी है, सॉल्यूशन के अंदर यूरिया भी है, प्लस ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज भी है, प्लस NaCl भी है, सारे हैं, ये तीनों हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पाई आ जाएगा, पाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, यानी पाई किसका, यूरिया का। इसके लिए यूरिया के लिए ले लेंगे, ऐड कर देंगे सीधे, ये बिल्कुल डेल्टन्स लॉ लगेगा। ये किसके लिए आ जाएगा, NaCl के लिए आ जाएगा, ये किसके लिए आ जाएगा, ग्लूकोज के लिए आ जाएगा। मतलब हमारे पास पाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू आ जाएगा I1 इंटू C1 यूरिया प्लस I2 इंटू C2 किसका, NaCl प्लस I3 इंटू C3 किसका, ग्लूकोज, और साथ में क्या लगा दोगे, RT लगा दोगे। दिस इज पाई नेट। ये कब हो जाएगा, जब एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे तो आप ये वाली कंडीशन लगाओगे, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट हो तो ये वाली कंडीशन आप लगा दोगे। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट हो जाए तो आप क्या करोगे, ये वाली कंडीशन लगा दोगे। इजी पीजी लेमन स्क्विजी। चलिएगा अब जरा ध्यान से देखो, I1 C1, C इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अगर दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दो, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, अगर दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दो तो यहां पर याद रखिएगा, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड हैविंग सेम सॉल्वेंट but same solvent or and same solute, having same solvent and solute are mixed, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर याद रखिएगा हमारे पास पाई मिक्सचर कैसे आ जाएगा, एक बार नोट कीजिएगा, सेम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर मिक्स्ड, सेम सॉल्वेंट आर मिक्स, सॉल्वेंट मिक्स होना जरूरी है, सॉल्यूट सेम हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ेगा। सॉल्वेंट अगर सॉल्यूट अगर अलग अलग भी होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट के नेचर पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिएगा उस कंडीशन में हमारे पास याद रखेगा, सपोज हमारे पास ये V1 सॉल्यूशन है, इसका कितना है पाई 1, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C1, यहाँ पे हमारे पास एक और सॉल्यूशन है पाई 2 है, ये V2 है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमसे पाई मिक्सचर पूछा गया है। तो पाई मिक्सचर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो नोट कर लीजिएगा पाई मिक्सचर ये आ जाता है। पाई मिक्सचर कैसे निकालोगे, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपने वही यूज करना है जो मोलैरिटी में यूज करते हो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हो, पाई 1 पाई 2 की वैल्यू रखोगे तो RT तो कॉमन आ जाएगा, RT कॉमन आ जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए, तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, अगर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से बताएं कि सर हमें डाउट है। देखिए मैंने कोई डाउट वाला फंडा छोड़ा नहीं है, मैंने कोई डाउट वाला फंडा छोड़ा नहीं है। नीट के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे, दैट इज फार मोर देन सफिशिएंट। हाँ बिल्कुल वही, तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 इज इक्वल टू, क्योंकि आप क्या करोगे, मोल्स को लेकर चलोगे तो कॉन्सेंट्रेशन, हाँ नहीं 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 वही किया हमने ना, देखो यहां से देखो, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा पाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 इंटू RT, आप C1 की वैल्यू पुट करो तो पाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा N1 बाई V1 इंटू RT, इधर लेके जाओ तो मेरे पास पाई 1 इंटू V1 अपॉन RT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरे पास पाई 1 V1 इज इक्वल टू आ जाएगा N1 RT।
क्लियर है बात बिल्कुल। तो N1 बाय RT, आप ध्यान से देखो π2 V2, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, π2 V2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 RT। क्लियर है बात बिल्कुल। फाइनल सॉल्यूशन में मेरे पास जो पाई मिक्सचर बनेगा, जो पाई मिक्सचर आएगा, पाई मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 इंटू RT, N1 इंटू N2 RT, और बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V हो जाएगा, V मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जरा एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप यहां से π2 V2 ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, π1 V1 इज इक्वल टू आ रहा है N1 π1 V1 बाय RT इक्वल टू क्या आ रहा है N1। यहां से देखो π2 V2 बाय RT इज इक्वल टू क्या आ रहा है N2 आ रहा है। वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे आपको एकदम से समझ में आएगा। N1 N2 की जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही N1 N2 की वैल्यू पुट करोगे, तो π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, बिल्कुल सही बात है, C का मतलब मोलैरिटी है। तो यहां से आ जाएगा π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा पाई मिक्सचर। अगर बात अभी भी समझ में ना आई हो, C का मतलब यहां पर क्या है, मोलैरिटी। C का मतलब हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। एक बार जोर से बोल दो भाई, मैं सारी चीजें डराइव करा रहा हूं, कुछ लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। आई एम नॉट राइटिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी लिख दे रहा हूं ऐसे ही कि भाई कुछ भी लिख दिया। तो यहां पर देखिएगा जल्दी से आगे बढ़ते हुए, बताएं बताएं बताएं। टाइम इज एवरीथिंग बच्चों, आपने थोड़ा सा सीरियसली चीजों को लेके चलना है, तभी बात बनेगी। तो थोड़ा सीरियसली लेके चलिएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से सटासट से बता दो बेटा कि 100% बात क्लियर है। अब तो क्लियर हो गया होगा यार, क्लियर है ना, 100% क्लियर है अब तो। अब तो मैंने इसकी डेफिनेशन आपको करा ही दी, अब तो ये 100, इट शुड बी 100% क्लियर नाउ। इट शुड बी 100% क्लियर नाउ। एल्वीना कौसर, 10:53 पे आपका लास्ट मैसेज आया था बेटा, उसके बाद से आप गायब हैं। तो ये मत सोचिएगा कि क्लास में मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई एम पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरीबडी। बाकी सब प्रेजेंट है क्लास में। प्रवीण शर्मा के 2 मैसेज आए हैं, अक्षत सबसे ज्यादा मैसेज कर रहा है, वंदना सही मैसेज कर रही है, दीक्षा ने सही किए हैं सारी चीजें, लेकिन आप लोग थोड़ा स्लो हैं। तो चलिए, तो यहां तक π1 π2 का मतलब आपको समझ में अगर आ गया हो तो जल्दी से आगे बढ़ जाएं जी। क्लियर है। तो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये, लास्ट में आ जाते हैं। अब बात करेंगे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लास्ट टॉपिक है ये, याद रखेगा। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एसीपी बोलूंगा मैं अब के बाद में। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखिएगा। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा, व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज, सॉल्यूट क्या हो जाता है, टूट जाता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उस केस में दी प्रॉपर्टी, दी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेट थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो याद रखिएगा दी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड का मतलब कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव, आप कॉलिगेटिव लिख लिया है मैंने, कॉलिगेटिव कर लीजिएगा, इसे मैं ही कर देता हूं सही। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, observed colligative property is different from theoretical, from theoretical, observed from expected, from expected, यहां पे याद रखिएगा from expected, when no dissociation or association, डिसो और एसो, एसोसिएशन, इसे क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल, जो आपने निकाली है, थ्योरेटिकल जो आपने निकाली है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड, यानी सच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर कॉल्ड abnormal colligative properties, abnormal colligative properties, abnormal colligative property, इन्हें abnormal colligative property कहते हैं, properties, properties, इन्हें abnormal colligative properties कहते हैं। abnormal colligative properties में याद रखिएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, ACP अपॉन NCP, याद है ना। तो यहां पर बच्चों आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन तो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब एसीपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एनसीपी हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड से ज्यादा आएगी। और अगर आई एसोसिएशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो एसीपी विल बी लेस देन एनसीपी। यहां पे याद रखिएगा, यहां पे जो हमारे पास मास होता है, मोलर मास को भी क्या बोलेंगे, मोलर मास को बोलेंगे अबनॉर्मल मोलर मास। ये क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल मोलर मास, अबनॉर्मल, याद रखेगा, दिस विल बी अबनॉर्मल मोलर मास। तो अबनॉर्मल मोलर मास कैसे आ जाएगा, वो भी निकाल लेंगे आप लोग। कैसे निकालेंगे बच्चों, याद रखना है, हमारे पास I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, नॉर्मल मोलर मास, क्या आ जाता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास, अपॉन क्या आ जाता है, अबनॉर्मल मोलर मास। अबनॉर्मल, अबनॉर्मल मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, अबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास, इसे क्या बोलेंगे, एम अबनॉर्मल, इसे क्या बोलूंगा मैं, एम नॉर्मल। तो हमारे पास क्या आ जाता है, I इक्वल्स टू आ जाता है डेल पी अबनॉर्मल अपॉन डेल पी, बोलो जरा एक बार, नॉर्मल। यहां से आ जाता है हमारे पास डेल टीएफ अब नॉर्मल अपॉन डेल टीएफ, बोलो जरा एक बार फिर से, नॉर्मल, दैट विल बी डेल टीबी अब नॉर्मल पाई अब नॉर्मल अपॉन पाई नॉर्मल, एंड दैट विल बी यहां पे एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल, and that will be molar mass normal upon molar mass abnormal। ये बात याद रखिएगा, I की वैल्यू से सारी चीजें आपको क्लियरली पता चल जाती हैं। अब देखिएगा, यहां से आप नोट करेंगे क्योंकि इसके बाद में इसे रैप अप करने वाला हूं चैप्टर को, तो यहां पे एक बड़ा सा नोट बना लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएं। नोट में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन याद रखिएगा, गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी abnormal colligative property, will be abnormal colligative property,
ये बात याद रखिएगा, जो भी वैल्यू दी गई है, चाहे वो पाई दिया गया है, चाहे वो RLVP दिया गया है, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी आपको दिया गया है वो अब नॉर्मल लेकर चलेंगे। ये बात याद रखेगा, वो नॉर्मल नहीं मान सकते आप, क्योंकि जो गिवन वैल्यू होगी वो अब नॉर्मल की होगी। डिसोसिएशन के बाद जो आई होगी वो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब दैट विल बी अब नॉर्मल ओनली अब नॉर्मल, नॉर्मल ले ही मत लेना उसे। अगर NaCl है तो जो भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है वो अब नॉर्मल है। अगर हमारे पास K2SO4 है, जो भी प्रॉपर्टी आपको दी गई है वो अब नॉर्मल है। तो ये बात याद रखना है, इससे आप कम से कम सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। छोटी मोटी मिस्टेक फिर भी होंगी, लेकिन कम से कम आपको चीजों को समझने में दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मुझे जल्दी से बता दो कि सर बात बिल्कुल क्लियर है जी। एक बार आप आते हैं, चलिए कोई बात नहीं भाई, कब तक अपन ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अल्विना आई विल ट्राई कि आप रेगुलरली क्लास में आए। उसके बाद मैं भी अटेंशन देना बंद करूंगा। बेटा ये चीजें ठीक नहीं है। इनफैक्ट यू विल बी बाय द एंड ऑफ द डे, इट्स यू हु विल बी एट लॉस। जल्दी से मुझे बताएं बेटा कि सर बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सर हमें एक क्वेश्चन दिया था जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट एंड फॉर्म समथिंग, तो उसका मीनिंग क्या है। अभी मैं अक्षत वो करा ही रहा हूं आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो उसका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिएक्ट विथ समथिंग, तो उसका क्या है, देखो जरा एक बार ध्यान से देखो। कई बार आपको याद रखना है कि जो हमारे पास क्या होता है ना, जो आई होता है वो वेरिएबल होता है। आप ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास यहां पर देखिएगा, स्पेशल केसेस आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं। स्पेशल केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशल केसेस में देखो, सपोज मेरे पास यहां पर क्या है, ये एक सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन किसका है मेरे पास, ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन मेरे पास, आप प्लीज नोट कीजिएगा, ये मेरे पास सॉल्यूशन है किसका, एक्वस KI सॉल्यूशन है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, मैंने इसके अंदर HgI2 डाल दिया। जैसे ही HgI2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, उस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2K पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये आ गया, और प्लस HgI2 मिलके क्या बना देगा, मिलके बना देगा K2HgI4। K2HgI4 टूटेगा तो ये टूट के क्या बनाएगा, 2K पॉजिटिव और साथ में HgI4, 2 माइनस बनाएगा। नेस्लर्स रिएजेंट आप जानते होंगे इसे, नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट सुना है कि नहीं सुना है, जल्दी से बोलिए अक्षत। तो यहां से हमारे पास वेग आइडिया मत दीजिए, यहां पे कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल। कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल्स।
और कितने पार्टिकल कंबाइन किए, जरा एक बार ध्यान से देखो। यहां पर कितने पार्टिकल कंबाइन किए हैं? 5 पार्टिकल कंबाइन किए। कितने कंबाइन किए हैं? 5 पार्टिकल कंबाइन किए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू हो जाएगी एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। तो कितना हो जाएगा आई की वैल्यू? आई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। ये आई की वैल्यू है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन कितना? 5। तो दिस विल बी वेंट ऑफ फैक्टर। तो ऐसे रिएक्शंस आपको जानबूझ के दे दिए जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस आपको जानबूझ के दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कीजिएगा अक्षत, तो मैं आपको बता पाऊंगा। समझ गए ना? तो ये स्पेशल केसेस में आपने याद रखना है। एक और दिखाता हूं मैं आपको स्पेशल केस, ध्यान से देखिएगा। स्पेशल केसेस में ही अगर आपको यहां पर देखिएगा, समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। स्पेशल केस 2 में देखिएगा, स्पेशल केसेस में ही आप देखो। सपोज हमें क्या दिया गया स्पेशल केसेस में? हमें दिया गया है कि Fe, ध्यान से देखना, FeCN हमारे पास क्या है? FeCl2 है, उसे KCN के साथ डाल दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा K4FeCN6। ये बन गया K4FeCN6। और यहां पे देखो कितने हमारे पास हैं? 2 KCN एक बार आएंगे और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस, आप ये छोटी छोटी बातें हैं, देखो CN6 है और यहाँ पे K4 है, तो यहां से हमारे पास क्या आया होगा बच्चे? सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या होगा? K4FeCN6 में 6 KCN आया होगा, तो यहां से क्या बन गया हमारे पास? यहां से बन जाएगा 2 KCl। तो जरा यहां पर पार्टिकल देखो, ये कितने पार्टिकल है हमारे पास? ये पार्टिकल है हमारे पास 4, तो ये है, और एक ये है 5, और ये कितने हैं हमारे पास? ये है 4। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? टोटल हमारे पास 9 पार्टिकल्स हैं। टोटल कितने हैं? 9। यहां पर देखो FeCl2, FeCl2 भी टूटा हुआ होगा। FeCl2 टूटा हुआ होगा किसमें? Fe2 प्लस 2 Cl माइनस में। तो कितने पार्टिकल हो गए? 3। और प्लस ये भी टूटा हुआ है किसमें? K प्लस Cn माइनस में। तो ये कितने हो गए? 12 हो गए। तो यहां पर कितने थे? 15 पार्टिकल्स थे। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 अपॉन 15, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? 3 से उड़ा दो, 3 से उड़ाएंगे तो 3, ये आ जाएगा 5, तो 3/5। समझ गए हो कि नहीं समझे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिए जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जानबूझ के दिए जाएंगे, लेकिन ये थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के केसेस हैं। आपको अगर समझ में आ गया हो, ये 2-3 केसेस हैं, नहीं ये लर्न नहीं करने, लेकिन याद रखो अगर क्वेश्चन में यस सर क्लियर है, चलिए अल्विना इज बैक, तो फाइनली बहुत अच्छी बात है बेटा। ध्यान से सुनना, यहां पर बेटे आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अगर कोई रिएक्शन वाला केस दे दिया जाए जिसमें रिएक्शन हो रही हो, तो आपको पहले फाइनल निकालने हैं, इनिशियल निकालने हैं, और फिर फाइनल अपॉन इनिशियल करके वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, टू फिगर आउट के कैसे अप्रोच करना है। समझ में अगर आ गया हो तो मुझे बताइए, जल्दी से। लर्न नहीं करने हैं, 4-5 केसेस ही हैं, ये 2 पेट केसेस हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया तो मुझे बता दो जल्दी से कि सर हमें ये बात समझ में आ गई है, फटाफट से, कि सर ये बात हमें समझ में आ गई है, कि सर ये बात हमें समझ में आ गई है। स्पेशल केसेस के साथ साथ क्लियर 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 बेटे। चलिए अब हम यहां पर लिख देते हैं इसका दी एंड। अब हम यहां पे कल प्रैक्टिस करेंगे दी एंड, यानी थ्योरी तो खत्म हो जाती है। अब हम कल से क्या करेंगे? नाउ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, साथ में अपन पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज यहां पे जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, जो क्या है एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे कल से, ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिस करेंगे अपन। चलिएगा, थ्योरी दी एंड, यानी थ्योरी यहां से खत्म हो चुकी है, थ्योरी का दी एंड हो चुका है, तो ये चैप्टर यहां पे प्रैक्टिस बाकी है। अब 1 बाय 1 चलो जरा एक बार उन क्वेश्चंस पे जो हमें क्वेश्चंस करने थे। चलिए इस पे आ गए थे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन को करो आप लोग। योर टाइम कंटेनिंग 8.6। अलविना जवाब जरूर दीजिएगा इफ यू आर प्रेजेंट। सब जवाब दे रहे हैं, जितने भी बच्चे बेटा क्लास में सब जवाब देते हैं, आप भी जवाब दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश में हूं कि चैप्टर हर बच्चे के साथ में जुड़ा जाए,
तो आप लोगों को solution containing 8.6 gram of urea in 1 liter was found to be isotonic with 5% weight by volume solution of an organic non-volatile। एक बात और भी याद रखिएगा, कोई भी एसिड हो बेंजीन के अंदर डाइमराइज कर जाएगा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे फिनोल हो। ऑर्गेनिक एसिड्स डाइमराइज कर जाते हैं। सॉल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर वेट आपने बताना है ऑफ द लेटर इज, लेटर का मॉलिक्यूलर वेट आप बताइए क्या होगा। ये रहा आपके लिए पोल, पोल में आप पोल खोलेंगे, मुझे बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा। तो टाइम, योर टाइम हैज बिगन, आपका वक्त स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं किस किस ने अभी जवाब दिया है। वंदना, यस वंदना गुप्ता, जल्दी से बताइए। जी, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, आपकी प्रॉब्लम पकड़ में आती है, तो आप खुल खुल के बात कर सकते हैं। देखिएगा यहां से हमें क्या दिया हुआ है, परसेंट 8 ग्राम ऑफ यूरिया, कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो वेट बाय वॉल्यूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो आप इसकी। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया ऑफ ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब हमसे पूछा है दी मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो C1 बराबर C2 हो जाएगी, C1 बराबर C2 हो जाएगी आइसोटोनिक के लिए, क्योंकि पाई1 बराबर पाई2 है और I1 बराबर I2 है। तो C1 बराबर C2 हो गई, C1 बराबर C2 हो गई, तो यहाँ पे C1 हमारे पास कितना है 8.6 अपॉन नीचे इसका मोलिकुलर मास यानी 60 इंटू 1 लीटर वाटर मतलब 1000। ध्यान पे देखिएगा ये हमारे पास कितना आ गया, 1 लीटर वाटर है, मतलब हमारे पास यहां से देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर में ही ले लेंगे सीधे सीधे, तो यही आ गया हमारे पास 1 लीटर का मतलब, तो सीधे सीधे 1 ही ले लोगे ना। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, कॉन्सेंट्रेशन 1 आ गई, ये 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 8.6 अपॉन C1 इज इक्वल टू 60। तो देखो जरा एक बार 8.6 अपॉन 60 अगर आप रखेंगे तो ये आ गया, दिस इज C1, C1 की वैल्यू हमें पता है, C2 हम निकालेंगे, C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू परसेंट W बाई V अपॉन नीचे क्या आ जाएगा MB आ जाएगा, रख दो वैल्यू, दिस इज 10 इंटू ये कितना है 5% बाई V अपॉन नीचे क्या है MB, ये आ गया हमारे पास C2, दोनों को बराबर करो जरा एक बार, तो हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन MB इज इक्वल टू आ जाएगा 8.6 अपॉन 60। तो जरा ध्यान से देखो MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 इंटू 60 अपॉन 8.6, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 30, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 3000 अपॉन नीचे आ जाएगा 8.6। तो ध्यान से देखिएगा 3000 अपॉन 8.6, तो इसका मतलब 350 के आसपास कोई वैल्यू आ रही है, तो ये आंसर आ गया ए। समझ गए ना? तो पता चला कैसे भाई, 300 को आप डिवाइड कर रहे हो 0.86 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 349।
तो आप सॉल्व कर सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दीक्षा, तो वेरी गुड अक्षत। तो चलिए देखो ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो, प्रोवाइडेड आप एफर्ट लगाएं तो सही। मत्था मारोगे यार, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। इफ यू है ना कीप ट्राइंग, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस कैन मेक एवरीवन परफेक्ट, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस वाला फंडा यहाँ पे है नहीं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर अभी तक हम कितने पे 4 कर चुके हैं, अब 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अ सॉल्यूट ए इज टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट है, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 4 पार्टिकल देता हो। एंड सॉल्यूट बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 0.1 molar solution of solute B produces osmotic pressure of 2p. Then 0.01 molar solution of A at the same temperature will produce कितना? तो यहां से टेम्परेचर निकाल लो, बताओ जरा एक बार कितना आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इजी पीजी सा है फंडा। तो यहाँ पर π1 π2 को कंपेयर करने वाली बात है। टर्नरी का मतलब हमें पता है कि हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो लगाइए जरा फंडा, अगर आपको टर्नरी के बारे में आइडिया ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल लेट यू नो कि टर्नरी क्या होता है। चलिए बताइए जल्दी से। टर्नरी, टेट्रानरी नहीं है, टर्नरी का मतलब आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। टर्नरी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आई की वैल्यू 3। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा देते हैं, टाइम को रीसेट कर देते हैं। चलिए, क्योंकि टाइम का इशू आ रहा होगा कुछ बच्चों को कि सर टाइम का इशू है, कोई बात नहीं है, टाइम का इशू है तो बताइए जी। आह उह उह आह। चलिए, बाबा रामदेव का योगा क्लास में नहीं होगा। नहीं हुआ। चलिए, सेम टेम्परेचर पे बोल रहा है तो हमें पता है हमारे पास पाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी बी इंटू आर टी, और पाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आई इंटू सी ए इंटू आर टी। हमें क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे आर टी की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास पाई बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ए अपॉन आई सी ए। वैल्यू पुट कर दो जरा एक बार। पाई बी कितना दिया हुआ है हमें, 2p दिया हुआ है, अपॉन सी बी कितना दिया हुआ है, सी बी हमें दिया हुआ है 0.1 इज इक्वल टू पाई ए हमसे पूछा है अपॉन आई सी ए। आई कितना है, आई की वैल्यू 3 है, और ए कितना है हमारे पास 0.05, तो 3 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कर लो तो पाई इज इक्वल टू पाई ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 0.15। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास पाई ए इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 0.10 इंटू 2p। तो ध्यान से देखो, ये आ गया, 5 से उड़ा दो 2, यहां से आ जाएगा 3, 2 से 2 उड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3p। तो बस यही वैल्यू है। तो देख लो कहीं 3p लिखा होगा तो 3p इज द राइट आंसर। तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3p। तो सॉल्व करके पाई ए इक्वल्स टू आया गया 3p। बिल्कुल सही जवाब अक्षर 3p। तो मजा तो आ रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो पाई ए इक्वल्स टू पाई बी दोनों को बराबर करके आप निकाल सकते थे। तो चलिए, एक ही तो फॉर्मूला है, कोई 2-4 फॉर्मूले तो यहाँ पे है नहीं कि कंफ्यूज कर दे आपको। तो 2-4 फॉर्मूले का चक्कर भी नहीं है।
क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 80 डिग्री इज लोअर्ड बाय 10 mm by dissolving 2 gram of non-volatile substance in 78 gram benzene. Vapor pressure of pure benzene at 80 degree Celsius is 750. The molecular weight of the substance बताइए क्या हो जाएगा। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, RLVP के ऊपर है, RLVP के ऊपर है। बताइए, 2 मिनट दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लगेगा आपको थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। तो जल्दी से आप मुझे अप्रोच करके बताएं। देखो, अप्रोच इज एवरीथिंग। थ्री सेकेंड्स लेफ्ट, जल्दी से बच्चा पार्टी। तो यहां से देखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। तो यहां से हमारे पास सर 148, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोअर्ड बाय 10 mm। तो पीएस दे दिया हमें, पीएस कितना दे दिया हमें, ये हमें दे रखा है 750, तो 10, तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर, तो पीएस हमारे पास कितना हो जाएगा 740। पी नॉट हमारे पास कितना है, पी नॉट हमारे पास बेंजीन के लिए कितना है 750 हमें दे रखा है। हमें बोला गया है द प्योर बेंजीन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। निकाल लो जरा एक बार। तो हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, ध्यान से देखिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस कीजिएगा। कभी आप यहाँ पे पी नॉट कर दे, गलत हो जाएगा, डाइल्यूट नहीं है सॉल्यूशन। तो यहां पर देखो 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 10 अपॉन 740 इज इक्वल टू कितना आ गया WB। WB 2 ग्राम है, MB पूछा गया है, WA कितना है 78 ग्राम है, इंटू MB। MB कितना है हमारे पास, MB 78 ही होता है। MA कितना है 78, ये तो कैंसिल ही हो गया, इससे ये कट गया, 5 आ गया। तो MB इज इक्वल टू आ जाएगा 740 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा 5, 740 अपॉन 5 निकाल लो जरा एक बार, कितना हो जाएगा ये। तो यहां से हमारे पास अब जल्दी से ये आ जाएगा 148, दिस विल बी 148। अगर आपने यहाँ पे पी नॉट ले लिया तो 150 आ जाता, तो 148 इज द राइट आंसर। तो चलिए यहां तक आप करके लाइएगा, ये होमवर्क में है आपके लिए, ये होमवर्क में है आपके लिए, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, कल पूछूंगा मैं आपसे, ये होमवर्क में है, कल पूछूंगा आपसे मैं, कल 20-22 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर ये भी होमवर्क में है, आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन में, ये भी होमवर्क में है, ये मैं आपसे पूछने वाला हूं कल। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं डाल के लेके आया था, कल इन्हें सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइएगा कि सर इनमें होमवर्क क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लोग कर ही चुके हैं।
थैंक यू वेरी मच। चलिएगा अब यहां से आगे मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं क्लास में, और परसों से फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। परसों से मतलब अगले वीक से, नेक्स्ट मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेक केयर। मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, नमस्कारम, आदाबम, सत श्री अकालम।